हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकुर एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के रिक्वेस्ट के वजह से मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर का सेट लाया हूँ। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हूँ ताकि आप अगर कोई इंटरव्यू में फेस करोगे इस टाइप का क्वेश्चन को तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड कैपिटल एफ इन वर्ल्डिंग पोजिशन, और वर्ल्डिंग भी आप बोल सकते हो। कह रहा है कि वर्ल्डिंग में कैपिटल जी और कैपिटल एफ के क्या मतलब है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अब बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों वर्ल्डिंग का जो मतलब तरीका है या पोजीशन है, आप जो भी बोलिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जी और एफ ये दो वर्ड है कैपिटल में, इन दोनों का मीनिंग आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जी का मतलब होता है ग्रुप होल्डिंग और एफ का मतलब होता है फिलेट होल्डिंग। ये ग्रुप होल्डिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप दो वर्कपीस को, सपोज आप दो प्लेट को होल्डिंग करोगे तो पहले क्या होता है कि दोनों का हम लोग ग्राइंडिंग करके ग्रुप बना लेते हैं और फिर दोनों को सटा के होल्डिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप होल्डिंग। उसी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। और दोस्तों, अगर कोई दो मटेरियल को, वर्कपीस को बिना ग्रुप बनाए अगर दूसरों एक दूसरे से सटा के वेल्डिंग करेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिलेट वेल्डिंग, इसीलिए उसको एफ से डिनोट करते हैं। यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। दोस्तों, अगर आप एक पंप इंजीनियर या पंप फिटर हो तो आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे बाकी दोस्तों जो मेंटेनेंस टीम में हैं लेकिन पंप का उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करता है, तो उनको हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका लगा है तो उसका मेजर जो पार्ट्स है अलग अलग, वो क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पार्ट आता है केसिंग। ये सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों। इस केसिंग के अंदर ही बहुत सारा पार्ट्स और लगे होते हैं। उसके बाद आता है इम्पेलर, जो कि शाफ्ट के साथ लगा रहता है और रोटेट करता है। फिर आप बोले शाफ्ट। उसके बाद आता है बियरिंग जो कि शाफ्ट में लगा होता है। फिर अब बोले गैलेंट हाउजिंग, जिसको हम लोग स्टफिंग बॉक्स भी बोलते हैं, उसी में गैलेंट पैकिंग यूज किया जाता है। फिर अब बोले गैलेंट पैकिंग। उसके बाद आता है शाफ्ट स्लीव। ये शाफ्ट स्लीव शाफ्ट में लगा रहता है दोस्तों, जो शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है वेयर रिंग। ये जो वेयर रिंग है पंप का इंटरनल पार्ट है, जो पंप को वेयर एंड टियर होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर, या इसको ऐसा ही बोल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंक्लिनेशन ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर। कहेगा कि किसी भी बेल्ट कन्वेयर के इंक्लिनेशन से आपको क्या मतलब है, मतलब आप उससे क्या समझते हो, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, इसके आंसर आप बोलिए कि सर द एंगल एट विच बेल्ट कन्वेयर रन इज नॉन एज इंक्लिनेशन ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर। मतलब कि जिस एंगल पे, जिस डिग्री पे बेल्ट कन्वेयर रन करता है या इंस्टॉल हुआ रहता है, उसी डिग्री को, उसी स्लोप को हम लोग बोलते हैं उसका इंक्लिनेशन। आप इस तरह से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ ए स्क्रू कंप्रेसर। कहेगा कि एक स्क्रू कंप्रेसर जो आपका इंडस्ट्री में लगा रहता है, ठीक है, तो उसका नेसेसरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आप बताइए। नेसेसरी पार्ट्स का मतलब कि वो पार्ट्स अगर नहीं होगा तो आपका कंप्रेसर नहीं चल पाएगा, वो पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो पहला पॉइंट है या पहला आंसर आप बोलिए कि सर एयर फिल्टर। सर देखिएगा दोस्तों कि जितना भी स्क्रू कंप्रेसर इंडस्ट्री में लगा रहता है, ज़्यादातर ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो उसमें पहला जो उसका पार्ट्स है वो आप बोलिए एयर फिल्टर। एयर फिल्टर मतलब कि जहाँ से एयर सक्शन करता है कंप्रेसर, उस सक्शन लाइन में एयर फिल्टर लगा रहता है ताकि एयर को सही से फिल्टर कर सके। उसका आता है इंटेक वाल्व। ये इंटेक वाल्व क्या है, जिसको हम लोग सक्शन वाल्व भी बोल सकते हैं। ये स्क्रू इन, जहाँ पे स्क्रू लगा रहता है उसके ठीक पहले लगा रहता है। जब कंप्रेसर सक्शन करता है उस समय ये वाल्व ओपन होता है। उसका आता है स्क्रू। स्क्रू मतलब
दो स्क्रू जिससे एयर को वो कंप्रेस करता है, एक मेल स्क्रू एक फीमेल स्क्रू होता है। उसका होता है एयर ऑयल सेपरेटर। ये एयर ऑयल सेपरेटर में क्या होता है दोस्तों, एयर और ऑयल जो रहता है वो दोनों सेपरेट होता है, ठीक है। फिर आता है ऑयल फिल्टर। जो ऑयल यूज होता है कंप्रेसर में उसके लिए ऑयल फिल्टर लगा रहता है जो ऑयल को सही से फिल्टर करता है। फिर आप बोल सकते हो कि MPCB, जिसको हम लोग मिनिमम प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। ये MPCB का काम क्या है दोस्तों, ये जो एयर ऑयल सेपरेटर रहता है उस चेंबर में एक मिनिमम प्रेशर को वो मेंटेन करके रखता है, ताकि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है उस समय जितने भी वाल्व हैं वो वाल्व सोलेनोइड के थ्रू उसी एयर से ओपन होता है। उसका रहता है कूलर। ये जो कूलर है दोस्तों, ये जो ऑयल रहता है कंप्रेसर के अंदर वो जब रिसर्कुलेट होता है तो उसको वो कूल करता है, जिसको हम लोग हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। तो ये कुछ मेजर पार्ट्स है किसी भी स्क्रू कंप्रेसर का जिसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कंप्रेसर रन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉड्यूल इन गियर। बोलेगा कि गियर में मॉड्यूल का क्या रोल है, ये आप बताइए। देखिए दोस्तों, गियर में मॉड्यूल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको मॉड्यूल पता नहीं है या मॉड्यूल के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो आप क्या कि आप गियर जो है ना आप उसको तोड़ डालिएगा, ब्रेक कर डालिएगा। तो इसीलिए मॉड्यूल का रोल जो है गियर में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला रोल तो कि मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल से गियर का साइज का पता चलता है कि गियर कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। दूसरा बात क्या है कि जब आपका गियर का अलाइनमेंट किया जाता है एक गियर और एक पिनियन का, उस समय दोनों में मॉड्यूल सेम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि गियर का अलाइनमेंट सही होता है और गियर का जो लाइफ है वो भी बढ़ता है। तो इसीलिए आप गियर का जो मॉड्यूल है उसको समझिए कि उसका जो रोल है बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाई वी यूज एक्यूमुलेटर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा दोस्तों कि हाइड्रोलिक सिस्टम में एक एक्यूमुलेटर इक्विपमेंट आता है, बोलते उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, अगर आप हाइड्रोलिक फीटर फोरमैन या इंजीनियर हो तो आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको पता नहीं होगा कि एक्यूमुलेटर क्या है। हो सकता है बहुत सारा दोस्त पहली बार सुन रहा है कि एक्यूमुलेटर बोल के भी कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम में लगा रहता है। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्यूमुलेटर होता है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को सेव करके रखता है। हाइड्रोलिक एनर्जी को सेव करके रखने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पावर यूनिट है, मतलब पावर पैक जहाँ पंप मोटर लगा रहता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है और आपको सिस्टम में आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कुछ वाल्व को आपको ऑपरेट करना है, तो उस समय क्या है कि आपका तो पावर यूनिट प्रॉब्लम कर गया है, उसमें तो आपका जो हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब ऑयल आ नहीं सकता है। तो आप क्या करोगे, तो उस समय क्या होता है कि एक्यूमुलेटर में आपका हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब हाइड्रोलिक पावर आपका सेव रहता है। आप उसके थ्रू जिस वाल्व को ऑपरेट करना चाहते हैं आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्यूमुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई इज वाइब्रेशन ऑफ मशीन टेकन इनटू अकाउंट। कह रहा है कि किसी भी मशीन का जो वाइब्रेशन होता है, हम लोग जो वाइब्रेशन लेते हैं क्यों लेते हैं, भाई यह वाइब्रेशन लेने का इससे क्या ज़रूरी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। पहला कि वाइब्रेशन हम क्यों लेते हैं, या आप बोले कि वाइब्रेशन हम नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन अगर आप नहीं लोगे, उसको अगर काउंट नहीं करोगे आपका डेली बेसिस रूटीन में, तो क्या हो सकता है, मैं उसके आधार पर आपको इसके आंसर बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि आपका जो बियरिंग है उसका जो लाइफ है रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रिड्यूस बियरिंग लाइफ, बियरिंग का लाइफ कम हो जाएगा। दूसरा है कि डैमेज इक्विपमेंट, आपका इक्विपमेंट को डैमेज करेगा। अगर वाइब्रेशन होगा तो मशीन डैमेज होगा, ये श्योर है। नेक्स्ट है कि क्रिएट नॉइज, ऑब्वियसली नॉइज होगा, साउंड बहुत तेज़ी से आएगा, अब नॉर्मल साउंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि कंज्यूम एक्सेस पावर। अगर दोस्तों आपका वाइब्रेशन बढ़ा मशीन का, ठीक है, तो इतना सारा प्रॉब्लम आएगा कि आपका जो मशीन है वो ज़रूरत से ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लग जाएगा, ठीक है, ये भी होता है। फिर आप बोले कि इंक्रीज अनप्लान्ड डाउन टाइम, ये तो मतलब खतरनाक टाइप का है कि अगर वाइब्रेशन बढ़ा मशीन का तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, आपका मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन अगर हो गया तो आपका जो अनप्लान डाउन टाइम है, क्योंकि ब्रेकडाउन अनप्लान होता है, प्लानिंग से नहीं होता है, तो उस समय जो आपका डाउन टाइम जाएगा ना,
इसका कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं और आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपका जितना भी मशीन से उसका वाइब्रेशन जो है उसको आप टाइम टू टाइम उसको लेते रहिए, चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, ताकि आपका मशीन हमेशा हेल्दी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल। कह रहा है कि मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल में क्या डिफरेंस है। देखिए ये दोनों लुब्रिकेशन वाला पार्ट है, मतलब कि जो भी हम लोग ऑयल यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, उसमें दो टाइप का होता है, या तो वो मिनरल ऑयल होगा या तो वो सिंथेटिक ऑयल होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो सिंथेटिक ऑयल है ना, इसको बनाया जाता है, ठीक है, लैब में, लेकिन जो मिनरल ऑयल होता है ये एक्चुअली आपका नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ऑयल का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से बता सकते हो। जैसे पहला कि जो सिंथेटिक ऑयल है ना, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल ऑयल का विस्कोसिटी इंडेक्स कम होता है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से जो सिंथेटिक ऑयल होता है उसको हम हाई टेम्परेचर जोन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बोलिए कि सिंथेटिक ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि सिंथेटिक ऑयल में जो फ्लैश पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ऑयल आग पकड़ सकते हैं उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रहेगा आपका फ्लैश पॉइंट, आप उतना ज़्यादा टेम्परेचर तक ऑयल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि सिंथेटिक ऑयल का जो पोर पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। पोर पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे ऑयल जम जाता है। तो देखिए जितना कम रहेगा पोर पॉइंट उतना बेनिफिट है। क्यों? ताकि हम उसको कोल्ड जोन, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, वहाँ भी यूज कर सकते हैं उस एरिया में। नेक्स्ट है कि आपका सिंथेटिक ऑयल का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो बहुत ही कम होता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब कि जब ऑयल हम यूज करते हैं तो ऑयल के द्वारा जो भी फ्रिक्शन होता है ना वो बहुत ही कम है, माइनर है। तो ये सारा पॉइंट्स, ये सारा जो इतने भी पॉइंट्स प्रॉपर्टी है, इन सबको देखते हुए देखा जाए तो सिंथेटिक ऑयल जो है ना वो मिनरल ऑयल से बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज इन इंडस्ट्री। कहेगा कि इंडस्ट्री में कितने टाइप का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इसको वेल्डिंग रोड भी हम लोग बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो देखिए जितने भी टाइप का आपका साइट पे, आपका डिपार्टमेंट में है, आप उसके हिसाब से बताइए। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। देखिए सबसे पहला आप बोले कि माइल्ड स्टील, जिसको कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो ये माइल्ड स्टील, MS स्टील वाला इलेक्ट्रोड भी आता है, जैसे 6013, 7018। ये सब क्या है कि माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील वाला इलेक्ट्रोड है। उसके बाद बोले स्टेनलेस स्टील, ये SS स्टील जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के लिए भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड आता है। फिर आता है कास्ट आयरन, जिसको हम लोग CI इलेक्ट्रोड बोलते हैं, CI रॉड, उसके लिए भी आता है। फिर MS2SS या SS2MS, जिसका हम लोग सिमिलर एंड डिसिमिलर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। मतलब उसका माइल्ड स्टील से SS स्टेनलेस स्टील में भी जोड़ सकते हो, कर सकते हो, या माइल्ड स्टील टू कास्ट आयरन टू स्टेनलेस स्टील। इस टाइप से मतलब सिमिलर डिसिमिलर मटेरियल को आप उसमें वेल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हेलिकल गियर। कहेगा कि हेलिकल गियर क्या है, आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए जो हेलिकल गियर होता है ना दोस्तों, इसमें जो टीथ होता है वो एक डिग्री में कटा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, बाकी गियर जैसे जो स्फीयर गियर होता है उससे ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें पावर ट्रांसमिशन बहुत अच्छा होता है और इसमें गियर का जो फेलियर होने का चांसेस रहता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसके आंसर आप सोच समझ के दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेट था मेरा वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आप लोग से क्वेश्चन करूँगा छोटा सा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है दोस्तों कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हेलिकल गियर ओवर स्फीयर गियर। कह रहा है कि जो हेलिकल गियर होता है ना, वो अगर हम स्फीयर गियर के साथ कंपेयर करेंगे उसका, तो दोनों में देखेंगे तो हेलिकल गियर में ज़्यादा बेनिफिट है। तो बोलेगा क्या बेनिफिट है स्फीयर गियर की अपेक्षा, अब बताइए, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा
ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।